हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, जिसको हम मेगाकोलोन और हिंसबर्ग डिजीज भी बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है एगैंग्लियोनिक, यानी जो गैंग्लियन है वो एब्सेंट है, क्योंकि कंजेनाइटल वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, यानी बाय बर्थ हुआ है। यानी ऐसी कंडीशन जिसमें बाय बर्थ में जो गैंग्लियन होते हैं बॉडी में वो एब्सेंट होते हैं। तो गैंग्लियन बेसिकली क्या होते हैं गैंग्लियन, इसके बारे में जान लेते हैं। गैंग्लियन बेसिकली क्लस्टर ऑफ नर्व्स होते हैं। आपको पता है नर्व्स क्या होते हैं? जो भी इम्पल्सेस होते हैं उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स की नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें सेंसरी गैंग्लिया होती है, बेसल गैंग्लिया होती है और मोटर गैंग्लिया होती है। इन सब के बारे में आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि सेंसरी गैंग्लियन क्या करती है, बेसल गैंग्लिया क्या करती है और मोटर गैंग्लिया क्या करती है। यहाँ पे हम कंडीशन में जो पढ़ रहे हैं वो एब्सेंस ऑफ गैंग्लियंस पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे जो गैंग्लियंस हैं वो एब्सेंट हैं। जो भी डिजीज है या जो पेशेंट है उसके अंदर एब्सेंट है। तो जब गैंग्लियन एब्सेंट है यानी जो फंक्शन है गैंग्लियन का वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। उसी डिजीज को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मेगाकोलोन या हिंसबर्ग डिजीज जो कॉमनली इस नाम से जाना जाता है, वो कंडीशन क्या है? अ कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन। दूसरा पेन मैं यूज कर लेती हूँ। यस, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है? एब्सेंट है। जो गैंग्लियोनिक सेल है वो एब्सेंट है। कहाँ पे? सब म्यूकोजल और मेजेंट्रिक प्लेक्सिस जो है वहां पे एब्सेंट है, जो कि डिस्टल पार्ट ऑफ कोलोन और रेक्टम है, यानी रेक्टोसिग्मोइडल एरिया है। जो एरिया होता है वहां पे जो ये गैंग्लियन होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी प्रेजेंट नहीं होते हैं। यानी वहां पे जो गैंग्लियन है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी वहां पे जो गैंग्लियन का फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से फंक्शनल एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अगर गैंग्लियन की बात करें, अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? तो इसमें एक्सट्रीम डायलेशन होने लगता है कोलोन में। ठीक, अब कोलोन में क्यों डायलेशन होने लगता है? आपको पता है जो गैंग्लियन होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो अब दोनों जब गैंग्लियन एब्सेंट है तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी इनिशिएट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो हमारा कोलोन है वो मेगा कोलोन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक्सेसिव डायलेशन हो जाएगा कोलोन का। ऑल्दो जो कोलोन होता है वहां पे टेम्पररी रिजर्वायर के स्टूल के रिजर्वायर का काम भी करता है, बट यहाँ पे एक्सेसिव डायलेशन होने के वजह से वहां पे स्टूल कलेक्ट हो जाएगा, स्टूल आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है। डिसऑर्डर मेनली फाउंड विद द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है उसमें हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, 64% केसेस जो होते हैं वो 3rd मंथ में डायग्नोस्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये डायग्नोज लिखा हुआ है। ठीक, जो 64% केसेस हैं वो क्या होता है? 3rd मंथ ऑफ जो लाइफ होता है बच्चे का उसमें क्या होता है? डायग्नोज हो जाते हैं। अगर डायग्राम की बात करें तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ओके, ये आपको पता है ये हमारा डिसेंडिंग है, सॉरी ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग कोलॉन है, ये ट्रांसफर कोलॉन है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? डिसेंडिंग कोलॉन में आती है, जिसकी मतलब क्यों होता है मैं ये आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो एरिया है ये हमारा बेसिकली ए गैंग्लियोनिक एरिया है। देखिए, ये पहले से आपको मैं यहाँ पे डायग्राम में शो कर रही हूँ। ये एरिया ए गैंग्लियोनिक एरिया, यानी यहाँ पे क्या है? नर्व्स जो है एब्सेंट है। तो यहाँ नर्व्स एब्सेंट है, यानी इस जगह पे स्टूल जो है आगे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इस जगह से स्टूल आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा, यानी स्टूल कहाँ कलेक्ट होने लगेगा? पीछे की साइड कलेक्ट होने लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेसिव डायलेशन होने लगेगा, क्योंकि स्टूल आगे नहीं जा रहा है। और आगे नहीं जा रहा है तो यहाँ पे स्टूल 1 सेकेंड आगे नहीं जा रहा है स्टूल, तो यहाँ पे स्टूल क्या हो जाएगा? कलेक्ट होने लगेगा, स्टूल का कलेक्शन होने लगेगा। इसलिए यहाँ पे प्रेशर की वजह से एक्सेसिव डायलेशन होने लगेगा। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी हम इसको देख लेते हैं। ओके, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? जो एक गैंग्लियोनिक रीजन है, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ शो किया, एक गैंग्लियोनिक रीजन है, वहां पे क्या होगा? जो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो इनएडिक्वेट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन है वो इनएडिक्वेट है, यानी कॉन्ट्रैक्शन भी इनएडिक्वेट है, साथ ही साथ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी इनएडिक्वेट है, जिसकी वजह से स्टूल जो है फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पेरिस्टाल्सिस जो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन का ये रीजन बनेगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इनएडिक्वेट पेरिस्टाल्सिस होगी तो पार्शियल
इंटरस्टाइशियल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ब्लॉकेज होगा कि स्टूल पास ही नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्लीट ब्लॉकेज भी हो जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, इनलार्ज प्रॉक्सिमल सेगमेंट, जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है उसमें इनलार्जमेंट होगा और कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। सिनेरियो 2 में कंप्लीट बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। थर्ड, एंट्रोकोलाइटिस की कंडीशन भी देखने को यहाँ पे हमें मिलेगी। ठीक है, उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होंगे, तो हम यहाँ पे दो तरीके की कैटेगरी में पढ़ेंगे, एज कैटेगरी में, एक इन्फेंट का और एक चाइल्ड में। तो इन्फेंट का देख लेते हैं। कार्डिनल साइन जो हमें इन्फेंट का देखने को मिलेगा वो अनेबल टू पास स्टूल, स्टूल को पास नहीं कर पाएगा, यानी फर्स्ट स्टूल जो होता है उसको हम बोलते हैं मेकोनियम, और वो बच्चा 36 से यानी 36 to 48 आवर्स, मतलब जो होता है बर्थ के बाद का जो ड्यूरेशन होता है उसमें बच्चा स्टूल पास नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये कार्डिनल साइन है, इससे हम ये रूल आउट करने की कोशिश करेंगे या इससे हम गेस कर सकते हैं कि बच्चे को हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन है, तो उससे हम फर्दर जो डायग्नोसिस होगी उसको हम रूल आउट करने के लिए परफॉर्म करेंगे। ठीक है, साथ में अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, बच्चे में एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और 1 या 2 दिन में, मतलब जो भी बर्थ के बाद 1-2 दिन के बाद जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम रूल आउट कर सकते हैं। और क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, सकिंग जो है बच्चा फीड के लिए रिजेक्ट करेगा। ठीक, और इसमें वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगी, बाइल स्टेन वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। बाइल स्टेन वॉमिटिंग क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन जो हो रहा है वो कहाँ पे है, इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में है, आगे की तरफ बढ़ नहीं रहा है फूड, तो वापस से वो रिवर्स पाथवे से क्या हो जाएगा, ओरल कैविटी के थ्रू बाहर की तरफ निकलेगा, और ओरल कैविटी से बाहर के थ्रू निकलेगा तो उसमें बहुत सारे कंटेंट प्रेजेंट होंगे जिसमें बाइल भी कंटेंट होगा। ठीक है, जब हमने प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बताई थी मैंने, तो उसमें बताया था कि वहां बाइल लेस वॉमिटिंग होगी, वहां पे बाइल नहीं प्रेजेंट होगा। पाइलोरिक स्टेनोसिस में मैंने बताया था प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, तो वहां बाइल लेस वॉमिटिंग होती है, जबकि इसमें बाइल के साथ विद फीकल मटेरियल के साथ वॉमिटिंग होती है बच्चे के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं चिल्ड्रंस में। चिल्ड्रंस में वॉमिटिंग होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। ठीक है, फाउल स्मेलिंग स्टूल देखने को मिलेगा। फाउल स्मेलिंग स्टूल क्योंकि जो स्टूल है काफी दिन से रिट्रेन है बाउल के अंदर, इस वजह से फाउल स्टेनिंग स्टूल देखने को मिलेगा। रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा, ये कार्डिनल साइन है, वो भी चिल्ड्रंस में है। रिमेंबर हम चिल्ड्रंस का पढ़ रहे हैं, तो रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। अच्छा, फेलियर टू गेन वेट एंड डिले ग्रोथ होगा। क्यों होगा, क्योंकि माल न्यूट्रिशन होगा, माल एब्जॉर्प्शन होगा तो माल न्यूट्रिशन होगा, जिसकी वजह से वेट गेन में प्रॉब्लम आएगी बच्चे को। कॉन्स्टिपेशन होगा, ये पता है क्यों होगा। एनीमिया हो सकता है क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट का, लाइक आयरन का अगर माल न्यूट्रिशन होगा, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे हम देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, माल न्यूट्रिशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया। देन कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यानी ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, यानी यहाँ पे जो स्टूल होगा वो पास नहीं हो पाएगा बहुत लंबे समय से, इसलिए यहाँ वर्ड यूज किया गया है क्रॉनिक। और हाइपोवोलेमिक शॉक या एंटेरोकोलाइटिस भी हो सकता है। हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है इंटेस्टाइन फ्लूइड को, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है फ्लूइड का वो कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन किसी किसी केस में ये शॉक भी हो सकता है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम मैनेजमेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी डिस्कस करेंगे। ये पूरा था हमारा हिंसबर्ग डिजीज के बारे में, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन के बाद कौन कौन से सिम्टम बच्चे में और इन्फेंट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, जो हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है और मैनेजमेंट है वो नेक्स्ट हम वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।